In the revision of modern periodic table and the periodic properties, first of all again we are going to revise the modern periodic table. मॉडर्न पीरियड टेबल के लास्ट सेशन में हमने पूरी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की निमोनिक्स पढ़ी थी, है ना, उनकी ट्रिक्स कि कैसे आप कॉलम वाइज उनको याद रख सकते हो, ग्रुप वाइज। दूसरा सबसे खास जो लास्ट सेशन में आप सबने लिखा है वो क्या देखा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स? 18। और उन 18 वर्टिकल कॉलम्स में मेनलीव्स को भी प्लेस मिला है, मेनलीव का भी वहां पर है। तो ये बात कहीं स्टूडेंट्स को पता नहीं होती कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो सारे कॉलम्स भी हैं जो मेनलीव की पीरियोडिक टेबल में थे। तो अगर मेरा नोट्स अच्छे से रिवाइज किए होंगे तो लास्ट सेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि कहां-कहां पर मेनलीव्स के कॉलम हैं जो। और दूसरा सबसे खास बात, इवन सम टाइम टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 नंबरिंग क्यों दी है, न्यूमेरिक फॉर्म में भी क्यों लिखा है और रोमन फॉर्म में भी क्यों लिखा है। बहुत कम, इवन स्टूडेंट्स तो हैं ही, बहुत सारे टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम होती है कि ये रोमन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 फिर वापस से रोमन नंबर 1 2 3 4 ये ए और बी क्या है। तो नाउ इट्स क्लियर टू यू। और आपने अगर घर पर जाकर एनसीईआरटी में मेनलीव्स की पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो मेनलीव्स की पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 कॉलम थे और उनमें से जो 1 से लेके 7 तक है, रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2, तो रोमन नंबर 1 के 2 सब कॉलम है, 1A 1B 2A 2B 3A 3। तो इस तरह से 1A 1B 2A 3A ये पूरा डिवीजन कर रखा है। तो आज का टास्क है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मैजिक नंबर से हर एलिमेंट का, यानी कोई से भी, सपोज मैंने आपको एलिमेंट दे दिया उसमें हाफनियम, उसमें टैलोरियम, उसमें कि चलो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, इन विच ग्रुप दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट, ये किस ग्रुप में है, इन विच पीरियड इट इज फाउंड। ऐसा ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आया है। आप नीट के पुराने क्वेश्चन उठाओ, उसमें गो एंड फाइंड आउट द नीट प्रीवियस ईयर, केमिकल पीरियोडिसिटी का नीट प्रीवियस ईयर खोलो, केमिकल पीरियोडिसिटी का जेई प्रीवियस ईयर खोलो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि फलाना एलिमेंट, उसमें कोई भी एक्स एलिमेंट, सपोज मैंने अभी आपसे ये अगर मैं जनरल पूछना चाहूँ, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसमें कि कोबाल्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड इन विच ग्रुप इट इज प्रेजेंट, कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है। तो क्या रैंडमली हम ऐसा याद रख सकते हैं क्या? नहीं। सो उसके लिए तरीका क्या है कि ऑन द स्पॉट हमें पूरी पीरियोडिक टेबल फटाफट ड्रॉ करना आना चाहिए और एलिमेंट्स को फाइंड करना आना चाहिए। आया समझ? अभी जैसे मैंने कहा कि कोबाल्ट कौन से ग्रुप में आता है, कौन से पीरियड में आता है उनमें, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर कैसे फाइंड किए जाते हैं उनमें। सो आज का मेन क्वेश्चन क्या है, उस एक कोई भी क्वेश्चन क्या आएगा, this type of question they will ask in the competitive exam, find out the atomic number यानी Z, group number and period number of dash 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 element। कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे आप, और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हमें ऑप्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहते। सो कैसे करेंगे इसको क्विकली, कैसे कोई भी एक एलिमेंट अगर हमने पकड़ लिया है, जैसे मैंने कहा कि जिर्कोनियम, नायोबियम, बोले कोई भी आपको मर्क्यूरी दे दिया, Ag दे दिया, कोई भी एक एलिमेंट, हम उसको फाइंड आउट कर सकते। आपको पीरियोडिक टेबल्स में किसको स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन जो होता है ये हेल्प हमें करता है एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने में हेल्प कौन करेगा? मैजिक नंबर। कौन हेल्प करेगा? मैजिक नंबर। अब ये मैजिक नंबर किस बेस पे दिया गया है वो बन समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले एस ब्लॉक, अभी पूरी पीरियोडिक टेबल को देखो, मैं यहाँ पे फटाफट ड्रॉ करने वाला हूँ, आप लोग अपने माइंड में ट्रिक को रिवाइज करिएगा। तो ये एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं और उनमें जो एलिमेंट है वो है हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, रीना की रूबी से फ्रेंडशिप। अब ये यहाँ पे आता है आपका बेटा, मंगी, कार, स्कूटर, बाप, राजीव, ये हो गया। इतना आप कर लेते हो यहाँ। अभी यहाँ से
यहाँ से आपको ऐसा लाइन खींच देना है, क्योंकि यहाँ से डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 20 के बाद से क्या रहता है, डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो ये हमने स्पेस छोड़ दिया और यहाँ से बनाते हैं दूसरा। तो यहाँ हम बना रहे हैं हमारा पी ब्लॉक। क्या बना रहे हैं, पी ब्लॉक। सभी का ध्यान यहीं पे है, समझ में कहीं लिखना कुछ नहीं, अभी से समझना है कुछ भी। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नोट्स को बनाओ, पहले अंडरस्टैंड करो ग्रास्प अपनी, और वहीं पे हाथ मत रिवाइज। जैसे मैं ये कॉलम बना रहा हूं तब तक आपके माइंड में ट्रिक रिवाइज हो जाना चाहिए कि यहाँ कौन आएगा, यहाँ कौन आने वाला है, ऐसा एक रिवीजन। तो बेरिलियम के सामने आता है हमारा बोरोन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया कि बैंगन, आलू, गाजर, ओके, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, उस से टीपो, हो गया। फिर कल बाहर आई आंटी, हेमंत ने आकर जीरो रन बनाए। ये आपका हो गया। अभी देखिए ये है ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 1। अब ये कौन सा है, लेकिन ये 1A है और ये 2A है, ये 1A 2A। अच्छा, और यहां से अब कैल्शियम के बाद से आपको याद आएगा यानी साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे पैर कॉपी, निखिल कुमार झंडू से, है ना। आपको जैसा याद नहीं वैसा, जैसे मैं इसे याद रखता हूँ शक्ति वक्रमन फेको निकुजन, फटाफट याद जाता है ना। क्योंकि देखो इन दोनों को मिलाओ तो किसकी स्पेलिंग होगी, शक्ति वकर, वकर एक राशि होती है, तो शक्ति वकर मन फेको निकुजन। तो देन नेक्स्ट आता है येजिनी मोटेरो आरएसपीडी एजीसी। तो पूरी पीरियड टेबल में 7 से 8 सेकंड में बोल सकते हो, यानी जितनी भी है ना हेलिना की रूबी यानी फालिसो प्रोसिफरा बेबिकस्टा है बोरेल के लिए किसी कासेट ने डिफा है भी ऑक्सीडेट हुई फिर के बाहर आएगी, ठीक है, फॉर क्लोरो हाइड्रोसिटिक इन्हीं आखिरी सी है। तो ये इतने ग्रुप खत्म हो, आपको ऐसे ट्रिक फटाफट बोलते आना चाहिए, आप जो भी निमोनिक्स याद कर दो, बट पीरियोडिक टेबल याद है तो ही, और अगर ये याद नहीं हो पा रही है तो अभी भी टाइम हो सकता है भाई साइंस छोड़ दो उनमें, क्योंकि केमिस्ट्री फिर नहीं है उनमें। और ये नॉट ओनली इन द आईआईटी एंड जेईई, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम भी दोगे ना उसमें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है 1A 2A कौन सा एलिमेंट कौन से में, तो जीएस का जो पेपर होता है वहां पे, तो यहां पर आप देखिए इट्रियम जिरकोनियम, उन्हें यार जहीर नवाब मोहम्मद तुगलक, यार जहीर नवाब मोहम्मद तुगलक की रूह, ठीक है आया हमें, रो पड़ेगी अगर कैडबरी रानी को, देखो क्या होगा, यार जहीर नवाब मोहम्मद तुगलक मर गए, ठीक है, और वो मर गए तो उनकी रानी बची, तो यार जहीर नवाब मोहम्मद तुगलक, तो जो जहीर है वो मौके का फायदा उठा रहा है, मोहम्मद तुगलक तो मर गए तो वो रानी को कैडबरी देने जा रहा है, तो सीधी सी बात है ना, तो दुख तो होगा, मैं मर गया और मेरे मरने के बाद तो कैडबरी देने आया, जिंदा होता तो मैं आक्रमण कर देता, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो बड़ा जहीर चालाक है, ये क्लियर है। इसके नीचे आता है हमारा लेंथन, ला हफ्ता, वरना रे ओस्मान इरफान पठान और मारेगा, मारेगा के लिए एनजी। तो भाई ये सब आपको आता है, ये सब आपको आता है, ये नहीं सिखा रहा हूं, ये नहीं। टारगेट क्या है, अब इनमें से कोई सा भी एलिमेंट दे दूं, उसमें कोई सा भी, मान लो आपको ये पता होता है, सपोज खुद में, चलो अभी हम शुरू करते हैं, जैसे मान लो किससे पूछ रहा हूं, अगर आपने सीखा है कि ये आर्सेनिक, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्सेनिक, अभी आपके सामने पूरी पीरियोडिक टेबल भी है,
क्या तब भी आप बता सकते हो कि आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर क्या है, ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है? जो बता सकते हैं 30 सेकंड है सोचने के लिए आपके पास। आर्सेनिक का ग्रुप नंबर, आर्सेनिक का पीरियड नंबर और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर, जिसको बताओ जस्ट रेज द हैंड। 30 सेकंड शुरू हो गए। चलो मुझे 33 उसका एटॉमिक नंबर, 33 उसका एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 न्यूमेरिक में 15। हाँ, और ऐसे में ऐसे में 5B, रोमन में 5B हाँ 5, और पीरियड नंबर ये तो इजी है 1 2 3। ठीक है क्या नहीं 1 2 3 4 फोर्थ नंबर का पीरियड है। कितने नंबर का पीरियड है? तो देखो पीरियड नंबर तो निकालना इजी है, पीरियड नंबर निकालना इजी। ग्रुप नंबर के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस टेबल में मेनली बाबा कहाँ छुपे हैं और मॉडर्न का है। तो मॉडर्न तो वो सिंपल है, मॉडर्न तो वो सिंपल है ना, ये है पूरा डी ब्लॉक आपका, बोलते रहो भाई है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे कॉलम बना देता हूँ किसी भी। तो ये है 1 ये 2, so now it is 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये हो गया मॉडर्न नंबर के फॉर्म में। मेनली की बात करें तो 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। अभी यहां से लेके यहां तक ये पूरा ये इन तीनों को मिला के क्या बनता है 8 ग्रुप नंबर 8। इसके अंदर कोई सब कॉलम नहीं थे, 8A 8B नहीं होता, 7A तक आया। नाउ अगेन 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B। इसको 8B मत बोलना, क्यों? क्योंकि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी तो इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, समझे बात? तो इसको 8B मत बोल देना, गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन में लिखा रहेगा, ठीक है, आपको डराने के लिए वहां पे लिखा होगा समझ में कि व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ नियॉन, वहां पे 8B होगा। अपन खुद टिक करके आए बोले आपने एक क्वेश्चन सही हो गया, वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मेनलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दी थी तब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं। मेरी भाषा समझ में आई? तो अभी देखो, अब आपको अगर ये आ गया निकालना तो आप ग्रुप नंबर निकाल दोगे, पीरियड नंबर निकाल दोगे, लेकिन एटॉमिक नंबर में फंस जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 जितने, ध्यान से समझना, जिसे मैं मैजिक नंबर कह रहा हूं, जिसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले में टीचर्स वो मैजिक नंबर कोई मैजिक नंबर नहीं है, वो सिर्फ पीरियड में मिलने वाले टोटल एलिमेंट्स की सीरीज है। ठीक है, ये भाई कौन सा इसको पिलाओ। सो मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 30। ये क्या बताता है, ध्यान से देखो, ये पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड यहां से लेके यहां तक, पूरे फर्स्ट पीरियड में आपको दो ही एलिमेंट दिखेंगे, कितने? दो, हाइड्रोजन और हीलियम। देन सेकंड पीरियड में कितने हैं? 8 एलिमेंट हैं, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। तो ये जो कहलाता है ये पीरियड, और ये जो है वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट है, इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें 18 है, इसमें 18 है और इसमें कितने हैं? 32। तो जिस पीरियड में जितने एलिमेंट हैं उसी की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? एटॉमिक नंबर। कोई से भी एलिमेंट का निकाला जा सकता है, कोई से भी, बस आपको रूल अप्लाई करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ठीक है, एक तो मैजिक नंबर याद होना चाहिए, दूसरा सेकंड में आपको फर्स्ट 10 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। पहले 10 के अगर याद नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, तो कुछ नहीं हो सकता। इतना काम तो आसानी से कर सकते हो। एक ये मैजिक नंबर याद करना है, दूसरा फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करना है। चलिए, तो मेरे क्वेश्चन पे फिर से आता हूं। फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्सेनिक, ये हमारा टारगेट था, एक क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम,
दूसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ नायोबियम। तो हर एक से मैंने एक एक एलिमेंट ले लिया, तो मेरा टारगेट एलिमेंट क्या है? सीजियम। मेरा टारगेट एलिमेंट क्या है? नायोबियम। मेरा टारगेट एलिमेंट क्या है? है ना। तो जब मैं तीनों का एक एक एग्जांपल बता दूंगा तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लो। चलिए सीजियम की बात करते हैं। अब सीजियम का पहले कहा कि फर्स्ट एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, तो ये 1 हो गया, इसका आपको याद है। अभी आपके मैजिक नंबर को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। आप जैसे तो यहाँ ध्यान से रखना, मैं बताता हूँ 2 8, हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में 2 लिखो, लिथियम सोडियम के बीच में 8, सोडियम पोटेशियम के बीच में 8, 2 8 8 18 18 32। समझ में आया कैसे लिखना है? हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में 2, लिथियम सोडियम के बीच में 8, सोडियम पोटेशियम के बीच में 8, पोटेशियम रुबिडियम के बीच में 18, रुबिडियम सीजियम के बीच में। यहाँ बाहर लिखना है, ऐसा लिख दिया। उसका कारण क्या है? उसका 1 + 2 3, 3 + 8 11 + 8 19 + 18 37 + 18 55। सीजियम का क्या आ गया? क्या आ गया? अरे एटॉमिक नंबर आ गया। क्या आ गया? 55 + 32 87। तो आपको जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसका पूरा आपको ट्रिक याद होना चाहिए, उसको लिख लो। अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अगर ये एक निकाल लिया, अब अगर मैं इसका निकाल के देखूं तो जरूरत ही नहीं है, यहां से बस एक एक बढ़ाते ही है। ये सर नो, ये 4, ये 12, ये 20 38 56 88 बन गया। और अगर ये आ गया तो आपकी पूरी पीरियड टेबल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये आ गया और आपको ये पता है कि इसका 21 होता है, 20 के बाद क्या आएगा? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और जिंक का 30 31 32 33 आया क्या? यस सर। सिर्फ इस एक कॉलम पे अगर आपने रूल अप्लाई कर लिया तो इतना तो आप निकाल दोगे, है ना। यहां तक तो सारी कहानी आ जाएगी आपकी। सर यहां तक हो जाएगा, इतनी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। उसके नीचे दिक्कत आएगी कैसे, फिर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। स्कैंडियम और इट्रियम, स्कैंडियम और इट्रियम के बीच में कौन लिखा हुआ है? 18। क्या लिखा हुआ है? 18। स्कैंडियम और इट्रियम के बीच में क्या लिखा है? 18। इन दोनों के बीच में 18 आ रहा है, तो 21 + 18 39 आ जाएगा। यस बोलते नहीं। यस यस इट्रियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? मतलब एस ब्लॉक के लिए हो गया। डी ब्लॉक के लिए अगर हम चाहे तो एसिडिक बना सकते हैं 18 32। अभी देखिए ये 39 में वापस अगेन 18 प्लस होगा। हां यस इन दोनों के बीच में 18 है ना। हां 39 + 18 करो 57 लेंथनम का एटॉमिक नंबर आ गया। यस मतलब इन दोनों में क्या सिर्फ 18 प्लस नहीं दिख रहा है। हां यहां से देखो पोटेशियम और रुबिडियम के बीच में 18 था, वही कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के बीच में भी 18 है और स्कैंडियम और इट्रियम के बीच में भी 18 लिखा है। आया समझ में? अब ये 39 बन गया तो नीचे की पूरी रो हो गई तैयार। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 आगे यहां तक 54 तक बोलते नहीं। 34 35 36 ये भी आ गया, बोलते ही नहीं। यस यस अभी ये 57 और हाफनियम, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज आएगा क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और यहाँ पे 14 एलिमेंट की गैप है, तो यहाँ आपको 72 मिलेगा क्योंकि 14 एलिमेंट्स का यहाँ पर क्या है बेटा? गैप। वो 14 एलिमेंट का है 57 के बाद 58 59 60 नीचे एफ ब्लॉक में आते हैं। तो जनरली ऐसा वाला क्वेश्चन आपका आएगा, लेकिन 72 73 74 75 76 78 79 फुल में दिख रहा है। ये 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80। तो मर्क्यूरी का कितना आ गया? 80। तो अगर मर्क्यूरी का 80 आपको याद है तो यहां से आ जाएगा 81 82 83 84 85 और 86। तो ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकालना, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है।
अब एक पेज ले लो, ब्लैंक पेज, उसमें पूरी पीरियड टेबल ड्रॉ कर लो और सभी के एटॉमिक नंबर निकालो, पूरा ड्रॉ करना है। तो ये आपको हैबिट हो जाएगी, बिना उस हैबिट के बहुत दिक्कत जाने वाली है। यू हैव गेट अ आईडिया, क्लियर? सो मैजिक नंबर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट में, तीन टारगेट एलिमेंट थे, सीजियम का निकल गया, नायोबियम का निकल गया और सेंस का निकल गया। अब कोई सा भी एलिमेंट आप बता लो, जैसे मैंने बोला कि भाई फाइंड आउट एटॉमिक नंबर ऑफ टेलुरियम, तो टेलुरियम का क्या है 52 आया ना जी सर। अब मान लो तो बोले सर क्या हमेशा अब मुझे टेलुरियम का निकालना है तो क्या पूरी ऑल टाइम पूरी पीरियड टेबल ड्रॉ करना पड़ेगी क्या? नहीं, अब पूरी पीरियड टेबल ड्रॉ करने बैठोगे और एक ऑब्जेक्टिव के लिए कॉम्पिटिटिव 1 मिनट का टाइम होता है। वैसे तो मैं जब EIR पेज का लेक्चर कॉम्पिटिटिव का लेक्चर लेता हूं तो उसमें 30 सेकंड में सीखना होता है। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में 30 सेकंड में हो जाना चाहिए, इतना परफेक्ट आपको बनना है, उसके लिए इंटरेस्ट आना चाहिए, उतना बना देंगे। जिन बच्चों को भी हम जेईई का प्रिपरेशन करा रहे हैं तो 30 सेकंड का ही टारगेट देते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से टाइम बचाओगे वही टाइम आप फिजिक्स और मैथ्स में यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स का एक क्वेश्चन 2 मिनट खाता है, फिजिक्स का क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट खाता है। तो केमिस्ट्री से टाइम बचाना, यही मैनेजमेंट होता है टाइम में, वहां टाइम मैनेजमेंट बहुत काम का है जेईई और नीट में। तो केमिस्ट्री से आप टाइम सेव कर सकते हो, ये टाइम सेव करने के लिए तो अभी रैंडम है ना, मैंने क्या बोला कि रैंडम बोल क्योंकि टेलुरियम है या बेरिलियम है, तो ऐसे में कैसे अटेंड करना, क्या पूरी पीरियड टेबल में जरूरत है? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहां बताता हूं। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है भाई, दिखाई देगा? यस सर। और जल्दी से बोलिए। अभी इनमें से कोई सा भी रैंडम बोलिए, जैसे मान लीजिए कि 3 ले लो, है ना, एंटीमोनी ले लो, ठीक है, अब एंटीमोनी ले सकते हो, 3 ले सकते हो, आपको टेलुरियम लग रहा है, सेलेनियम लग रहा है, जो आपको मन कर रहा है बोलिए, है ना। तो हम लोग टेलुरियम ले लिया। अब मान लो क्वेश्चन आया है कि फाइंड Z ऑफ टेलुरियम, तो T आपको पता होना चाहिए पहला तो कि टेलुरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट, मतलब कौन से ब्लॉक का एलिमेंट, बस इतना याद। तो आपको ओरली मैं अप्रोच करना सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ हम? अप्रोच। एग्जाम में आपको एक पूरी टेबल बार-बार नहीं बनाना है मुझे, तो मैं पूरी पीरियड टेबल फटाफट अपने माइंड में रिवाइज करूंगा कि टी कहां आता है, टी कहां आता है मैं ढूंढना शुरू करूंगा। हेरिडा की रूबी से फ्रेंडशिप नहीं आता, बेटा वांगी कार बाजी नहीं आता, बोरो इले के लिए चली बेंगन आलू गाजर जरा नहीं आता, कहे सीताजी सुनो प्रभु नहीं आता, नाना पाटेकर ऐसे जैसा बेंगनी नहीं आता, बोलिए उससे डिब्बो, उससे डिब्बो यहाँ पर आता है, मतलब ये कौन सी फैमिली का एलिमेंट है? ऑक्सियल फैमिली का। तो जिस भी समझ में आया कैसे अटेंड करना है, उसी उसको लिख लो यहाँ पे, उससे बस। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो आपको याद है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको याद है 8। अब मैजिक नंबर पी ब्लॉक के लिए जो मैजिक नंबर है, देखो ये एस ब्लॉक के लिए पूरा हो गया, पी ब्लॉक के लिए जो लगाना है, पी ब्लॉक के लिए तो वो आपको लगाना है सिर्फ 8 8 18 18 8 18 18 देखो अभी देखो यहाँ पे 8 प्लस 8 16 प्लस 18 34 आएगा जी सर। बोलो भाई। यस। और यही चीज यहाँ पे आपको नजर आएगी, देखो अभी हमारा ये एस ई आया 33 के बाद 34 और 34 प्लस 32। अभी देखो यहाँ पर आपका 50 आ रहा था, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 देन 49 50 51 52 तो नजर आ रहा है? यस। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। अब हमने ये क्या किया था, हमारे पास जो आ रहा है वो 8 8 18 18 32, तो इसमें जब 32 प्लस करेंगे तो ये आएगा ना। यस बात समझ आ रही है आपका? 8 ये हमारा 8 आया, 8 18 18 32 ऐसा है, ये 8 हो गया, ये 18 और ये 32 8 18 18 32 है। 16 प्लस 18 34 34 प्लस 18 52
मिलेगा। और 52 प्लस 32 84। अरे आया कि नहीं? सिर्फ बी ब्लॉक के लिए क्या है 8 18 18 20 अप्रोक्स नहीं, कोई सा भी एलिमेंट दें तो पूरी पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद जो एलिमेंट आपको दिया है आप अपने माइंड में ओरली सारी ट्रिक्स को रिवाइज करो, फिर देखो कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, उस फैमिली को उस कॉलम को ही लिखो बस। ठीक है, सपोज जैसे मैंने यहां से कोई एलिमेंट रुदेनियम ले लेता हूं, अभी डी ब्लॉक का टारगेट है रुदेनियम, तो डी ब्लॉक के केस में कैसे करोगे? नाउ इन केस ऑफ डी ब्लॉक, नाउ यू कैन फाइंड आउट इन केस ऑफ डी ब्लॉक। तो मैं ये हेडिंग हटा देता हूं ऊपर ऐसा सॉल्यूशन। अभी डी ब्लॉक का एलिमेंट है रुदेनियम, तो मैंने टेबल बोलना शुरू की, फिर से मैं अप्रोच बता रहा हूं। एलिना की रुपी से फ्रेंडशिप नहीं, बेटा मांगे काले सुना बाप राजी नहीं, बेंगन आलू गाजर इन खेला कहे सीताजी सुनो प्रभु। ठीक है, देन नाना पाटेकर सब भिखारी, उससे डीपो, फिर कल महाराज आंटी, इन्हीं आखिरी सिरे ना एस में मिला ना टी में मिला। अब इधर बोलना शुरू करता हूँ। साइंस टीचर वेरी मांगे फेयर कॉपी निखिल कुमार झंडू से, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, यार जही नवाब मोहम्मद तुगलक की रूह, तो मुझे आरयू कहाँ मिला? यहाँ मिला। एक देखो मुझे सब पता है, बट मैं कैसे सोच रहा हूँ एक स्टूडेंट की तरह, हाउ टू अप्रोच। एक स्टूडेंट कैसे करेगा ऐसे ही चलेगा ना, उसका भी तुम लोग अभी नहीं, तो मुझे पता चल गया कि वही सीरीज में मैंने वो सीरीज लिख ली, एट्रियम जितुई, यार जहीर नवाब मोहम्मद तुगलक की रूह। मुझे इसका फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है, तो इसका एलिमेंट इसका फाइंड आउट कैसे करें? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? स्कैंडियम से। बस आप एक स्कैंडियम को पकड़ लो, सिर्फ किसको पकड़ के चलो? स्कैंडियम को। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 प्लस 18 39 40 41 42 43 44 आया समझ में? डी ब्लॉक के लिए बस स्कैंडियम को पकड़ लो तो आप सारा काम आसानी से कर लोगे। तो डी ब्लॉक में सीरीज के पहले पहले एलिमेंट अगर याद हो जाए तो सारे निकल जाएंगे। तो एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर 2 8 18 18 32, पी ब्लॉक के लिए 8 18 18 32, क्या यूज करेंगे? 8 18 18 32, मैजिक नंबर दिस मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर यहां मैंने बीच में लिखा है, आप इसको साइड में लिखोगे पूरी पीरियड टेबल बनाकर। 2-3 क्वेश्चन अब मन से ट्राई करोगे सभी लोग, ध्यान से सुनो। ये पूरी ऐसा बनाने के बाद में अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड आउट द z ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ। तो एक एलिमेंट s का ले लेना, कोई भी एक दो एलिमेंट p के और कोई भी एक दो एलिमेंट d के, और बिना इस पूरी टेबल को देखे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करना है। ग्रुप नंबर समझ में आया सभी को क्या करना है? ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी नोटबुक में दिखाई देनी चाहिए, बिना होमवर्क किए कुछ नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। और यहाँ अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कंज्यूम योर टाइम समझो टाइम कैसे बचाना है, ये आपको इसके नीचे ही प्रैक्टिस करना है। मैंने अप्रोच करना सिखाया है, सभी तरह का अप्रोच। अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बोलो कि कोई और एलिमेंट से अप्रोच बताऊं। अरे कोई भी रैंडम एलिमेंट और लेना है। अच्छा, आप अगर बोलो सर ये पूरी टेबल आप यहां से मिटा दो फिर आप करके देखो, तब भी हो जाएगा। यस, अप्रोच क्या है? आप कोई भी एलिमेंट दोगे तो मैं सबसे पहले उस एलिमेंट को ढूंढूंगा कि वो कौन से ब्लॉक का है, वो कौन सी सीरीज का है, वो कौन से कॉलम का है, बस उसी को लिखना है और उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इसको लिखना कैसे है नोट्स में बोलो। आप लोग हेडिंग डालोगे ये क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड आउट द z ऑफ दिस। और इस क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, ये पूरी पीरियोडिक टेबल आपके पास पीरियड टेबल पूरी, और आपको ये ब्लैंक बनानी है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या बनाई थी, पूरी ब्लैंक, तब कोई नंबर लिखा था क्या यहाँ पे? समझ में आया कैसे लिखना है? आप एक नोटबुक में पूरी पीरियड टेबल लिखोगे और सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 लिख के, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, इसका मतलब नहीं कि आपने देख के लिखो, आप इस 1 की हेल्प से इन सभी का एटॉमिक नंबर निकालोगे। जैसे मैंने निकाला था 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37। तो हर दो एलिमेंट के बीच में उस मैजिक नंबर को फिट कर देना।
तो इससे ये मिल जाएगा, फिर उससे ये मिल जाएगा, फिर स्कैंडियम आ जाएगा। तो स्कैंडियम में फिर 21 + 18। तो ऐसे क्या करना है आपको समझ में आया कैसे लिखना है? ये क्वेश्चन लिखने के बाद पूरी ब्लैक पीरियड टेबल के अंदर आपको खुद को मन से एटॉमिक नंबर फिलअप करना है। टेबल तो किताब में भी बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है, सिर्फ एटॉमिक नंबर डायरेक्ट फिलअप नहीं करना, प्रैक्टिस की। उसके बाद आप नीचे लिखोगे मैजिक नंबर। मैजिक नंबर फॉर एस ब्लॉक मैंने ऊपर लिखा है, आप लोग नोट्स में ऐसा नहीं टेबल बना के उसके माथे पे लिख दिया, टेबल बनाकर उसके नीचे मैजिक नंबर फॉर एस ब्लॉक 2 8 18 18 32, मैजिक नंबर फॉर पी ब्लॉक 8 18 8 18 18 32। और उसके प्रैक्टिस के लिए तो पी ब्लॉक का ये मैजिक नंबर कैसे अप्लाई किया, तो वो ये रहा। कोई सा भी ग्रुप ले लो, मान लो फिर कल बाहर है एंटी फ्लोरीन, क्लोरीन पे अप्लाई करना है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 9 + 8 17, 9 + 8 17, 17 + 18 35, 35 + 18 53, 53 + 32 85 आया समझ में? Yes, sir. ये 8 18 18 32 अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? जैसे लिख रहे हैं समझ लो। Yes. बोल में आया समझ में? अब हम समझेंगे यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना? तो कौन कौन से पहले इसको पूरा अच्छे से नोट करोगे, जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे, देन न्यू फ्रेश पेज से स्टार्ट करोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। Now we are having periodic property, the most important topic. इस चैप्टर के बारे में मैं पहले बहुत तरीके से कहूँ, ये ABCD है, फंडामेंटल है इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है, डी एंड एफ ब्लॉक, बड़े बड़े पी ब्लॉक 2 और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लर्निंग होती है। वहाँ टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट 11th से जैसे जैसे रट रट के पास करके 12th में आ गया उनमें, लेकिन 12th में नहीं, बहुत दिक्कत आना है उनमें भाई। अगर पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज याद नहीं है, तो उसके लिए उस चैप्टर को समझाना बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही ये जो प्रॉपर्टीज है हमें याद होना चाहिए। पीरियोडिक जैसे जो एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है उसे पीरियोडिक क्यों कहा गया है? द वर्ड पीरियोडिक मींस रिपीटेशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीटेशन, द वर्ड पीरियोडिक मींस रिपीटेशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे सपोज आप स्कूल में पढ़ते हो और हर 45 मिनट्स के बाद मान लो एक बेल बजती है, तो उसको हम पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर 45 मिनट के बाद वो बेल बजती है। घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, जैसा स्विंग कर रहा होता है, वो क्या कर रहा है? पीरियोडिक मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? पीरियोडिक मोशन। कैसे करता है? जो क्लॉक के नीचे जो पेंडुलम लगा होता है वो देखो ऐसा ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर यहाँ से ऐसा ऊपर जाके फिर यहाँ पर ऐसा आता है। उसका मोशन का आप देखो ऐसे ही फिगर बनेगी, ऐसा नहीं करता है ये यहाँ फिर यहीं का यहीं, वो यार नहीं घड़ी फोड़ के आगे बाहर निकल गया, ठीक है? तो उसमें जो मॉब लगा होता है, ऐसा नहीं कि ये यहाँ चल रहा है तो वो क्रिकेट का शॉट नहीं मार रहा है, मतलब सेंटर से वो एक फिक्स डिस्टेंस तक ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाएगा और तो नहीं। तो हर थोड़ी देर के बाद वो अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है ना। मान लो यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में यहाँ आया, फिर 1 सेकंड बाद वापस यहाँ आ गया, फिर 1 सेकंड बाद यहाँ गया, फिर 1 सेकंड बाद यहाँ आया। सो हर एवरी 1 सेकंड वो अपने बात को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? तो इस पीरियोडिक वर्ड से क्या आगे लगा देते हैं? प्रॉपर्टी। ऑल दोज प्रॉपर्टीज which are repeated after a fixed interval of time are known as periodic properties। जो रिपीट होती है तो क्या होती है? रिपीट होती है। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ periodic properties। all those physical and chemical properties, all those physical definition लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। all those physical and chemical properties of an elements, all those physical and chemical properties of an elements which are repeated along the
along the row, which are repeated along the row or along the vertical columns or along the vertical columns are known as periodic properties. Are known as periodic properties. So कौन कौन सी periodic property हम देखने वाले हैं, है ना? कौन कौन सी periodic properties हम देखने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो आपका फंडामेंटल बेस बनाने के लिए अभी जरूरत है उनमें से सबसे पहली उसके लिस्ट लिख लो. फॉर एग्जांपल क्योंकि फर्स्ट एटॉमिक रेडियस फर्स्ट. सेकेंड आयोनिक रेडियस. थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. फोर्थ electron affinity. It is also known as electron gain enthalpy. ठीक है, ये नाम 11th में आता है, 10th में ये नाम चलता है. 11th में नाम नहीं है, मतलब 10th में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 11th में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. 6 इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ब्रैकेट में लिख लो नॉन मेटालिक बिहेवियर. लिखते जाना भाई. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब मेटालिक कैरेक्टर. ये सब किसके एग्जांपल हैं? All these are physical periodic properties. कौन सी है ये? Physical. Now example of chemical periodic property. Chemical periodic property example है oxides formation. क्या है? Oxides formation. मेरी बात समझ में आई? ऑक्साइड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सेकंड फोर्थ पोजीशन पे. थर्ड पोजीशन पे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस. क्लियर है? तो वन बाय वन करके इनको एक एक करके पढ़ते हैं. नाउ पुट अप हेडिंग एटॉमिक रेडियस. सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस. देखो उसकी डेफिनेशन. distance from the nucleus to the outermost nucleus. Distance from the nucleus to outermost electron is known as atomic radius. अभी देखिए यहाँ पे दो तरह के रेडियस के बारे में चर्चा होती है कई बार बुक्स में, है ना. जैसे कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस. ध्यान से सुनना, वो हम अभी यहाँ कवर नहीं करते. मुझे पता है यहाँ पढ़ा भी दूंगा, तब भी आप स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ाऊंगा तो भूल जाऊंगा. सीधे जब स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे तो वहीं पर हम इसके टाइप देखेंगे. अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि ये होती क्या है, इतना समझ जाएंगे. तो फिर कोई भी एटम है, एटम वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, ये तो हमें पता है. बट
एटम एक स्फेरिकल है, तो अगर स्फेरिकल है तो उसकी भी अपनी कोई ना कोई रेडियस होगी ना। तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है। जैसे सोडियम के इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसा है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है ना। तो न्यूक्लियस से ये आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये उस एटम की क्या है, पूरी रेडियस। ये क्या है, उसकी पूरी रेडियस है। तो इस रेडियस एटॉमिक एलिमेंट्स की कैसे बदलती है पीरियोडिकली, इसमें क्या वेरिएशन आता है अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो अभी सीधी सी बात देखो, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आप अलोंग द पीरियड सोचिएगा ना ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। अब इन सब में का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे तो रेडियस भी बढ़ रही होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को रखना होगा। तो एक जनरली कॉमन सेंस यानी एक कॉमन ह्यूमन बीइंग की थिंकिंग ये कहती है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ लेफ्ट टू राइट आगे जा रहे हैं ना, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, घट रही है। होना क्या चाहिए थी, बढ़नी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, घट रही है। और यही सबसे इंटरेस्टिंग है कि ऐसा हो क्या रहा है। उसमें क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, एटॉमिक रेडियस इनकी ज्यादा है और इनकी कम है। बोले सर ये चमत्कार कैसे हो गया, तो ये तो अलोंग द पीरियड देखा। अब देखते हैं अलोंग द ग्रुप। कोई सब जैसे आप ले लो भाई हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, तो यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ रेडियस भी बढ़ रही है। मतलब इस ग्रुप का सबसे लार्जेस्ट एटम कौन है, फ्रांशियम। तो ये इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, 37, 87। तो यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ रही है, लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो रेडियस और घट रही है। ऐसा क्यों, तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जनरल ट्रेंड देखो, एक होता है जनरल, होना क्या चाहिए था, लेफ्ट टू राइट भी बढ़ना थी और डाउन द ग्रुप भी बढ़ना था। लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड को मैं क्या बोलूंगा आज से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट बोलेंगे ना। अलोंग द पीरियड को क्या बोलूंगा, लेफ्ट टू राइट, और डाउन द ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम, ऊपर से नीचे। सो अलोंग द पीरियड होना तो ये चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं। तो ट्रेंड क्या है, वो हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या डालेंगे, तो लिखो जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। फटाफट लिखना, जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो हर बार ऐसे चलेगा ना। अभी यहाँ जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हैं, फिर जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन पढ़ेंगे सभी का। अब इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट ए अलोंग द पीरियड, और पार्ट बी, पहले पार्ट ए लिख लेते हैं ना, पार्ट ए अलोंग द पीरियड डाला जी, लिखो इसमें जनरली लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, लिखो जनरली लेफ्ट टू राइट, generally left to right, along the period the atomic radius decreases। अभी y1 कराइएगा है ना, उसका आंसर मैं दूंगा, वो डिक्रीज होती है इतना समझ लीजिए, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। फिर हम लिखिए पार्ट बी अलोंग द ग्रुप, पार्ट बी अलोंग द ग्रुप।
Stop. Now along the group, देखो along the group, as we move down the group, as we move down the group, in periodic table, the atomic radius increases. The atomic radius increases. तो हाइड्रोजन से लिथियम सोडियम पोटेशियम यहाँ पे आने पे क्या होगी, रेडियस बढ़ते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जब यहाँ से यहाँ रेडियस बढ़ती है और यहाँ से यहाँ जाने पे रेडियस घटती है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और जल्दी से आंसर देने की कि पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन होगा? लार्जेस्ट सबसे बड़ा आइटम कौन होगा? फर्स्ट ग्रुप का सबसे लास्ट एलिमेंट। फ्रांशियम क्या है? सबसे बड़ा आइटम है। समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जाने पे रेडियस बढ़ते जा रही है। देखो ये इतना सा है, फिर ये और बढ़ा, फिर ये और यहाँ से और रेडियस बढ़, और फ्रांशियम बहुत बड़ा हो गया। अब इसके बाद में जैसे आप आए 87 के बाद में जैसे दूसरा एलिमेंट भी आया, कौन आएगा? रेडियम आएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ पे क्या होती है? रेडियस कम होती है। क्या होती है? कम होती है। समझ गए? तो लिख लो वहाँ पे फ्रांशियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। फ्रांशियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। Francium is the Fr. Francium is the largest element. अब लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस क्यों घटती है उसका रीजन लिखते हैं ना। तो रेडी या क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो कि why atomic radius decreases along a period। क्वेश्चन लिख लो why atomic radius decreases along a period although atomic number increases। Why atomic radius decreases along the period, comma, although atomic number increases। आंसर लिखो। आंसर लिखो इसका। Although atomic number increases, but new electron always enter in same subshell, comma, and due to nuclear force of attraction, atomic radius decreases। अब आपको उसको समझना होगा कि ये सब क्या है। देखो ध्यान से, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रेडियस बढ़ना चाहिए थी, बट जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो पूरा फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये लिथियम का न्यूक्लियस और ये उसका एटम। अभी देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। ठीक है 3। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा। यस। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? n=1 में, और ये इलेक्ट्रॉन ये क्या है? 1s और ये क्या है? 2s। दिख रहा है बेटा? ये क्या है? 1s और ये, या इसको अगर मैं ऐसा बात करूं तो ये अभी आपकी सुविधा के लिए इसको बोल दूं k और इसको बोल दूं n। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन k में और l में। अभी लिथियम के बाद बेरिलियम में भी क्या हो रहा है? k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 2 इलेक्ट्रॉन। तो l में ही गया ना, बाहर नहीं आया, l में ही जा रहा है। देन बोरोन में भी क्या हो रहा है? l में ही जा रहा है। Kl कार्बन में कहां जा रहा है? l में ही तो जा रहा है। K
और L। नाइट्रोजन में कहा जा रहा है K L, ऑक्सीजन में कहा जा रहा है K L, फ्लोरीन में कहा जा रहा है K L। कोई बात समझ में आ रही है? मतलब सेम ही डिस्टेंस हुई ना? अरे नहीं समझे? तो अभी और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस फिगर के हिसाब से तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, बल्कि सबकी रेडियस सेम होना चाहिए। यस और नो? तो यहां से यहां की, लेकिन ये घट रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अभी देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या मतलब? न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। अब इसको अब एक नेचुरल एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। उनमें जैसे मान लो मैं यहाँ करूँ और यहाँ मैं सेंटर में खड़ा हूँ, तो ये एक पर्सन, कोई भी एक आदमी यहाँ पर है। अभी देखिए उसके हाथ में रस्सी है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी कुछ भी है ना, रस्सी से किसको कोई जानवर है, डॉग है मान लो, तो एक डॉग ये रहा, एक डॉग यहाँ है और एक डॉग यहाँ है। ये देखने में दूर है, इनकी रेडियस भी यहाँ से, लेकिन ये जो डॉग पास में, इसको बहुत तेजी से अपने पास खींच रहा है, इसको खींच रहा है। वो क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो खींचेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको कम तेजी से खींच रहा है, इसको और कम से खींच रहा है। देखिए तो न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचता है अपनी तरफ, जिससे ये शेल थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाती है किसकी तरफ? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो क्या होता है? देखो लिथियम में यहां से यहां तक है डिस्टेंस, लेकिन बेरिलियम में क्या होता है? न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट जा रहे हो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या बढ़ता है? प्रोटॉन भी बढ़ता है। तो देखो अभी न्यूक्लियस ने एक इलेक्ट्रॉन खींचा, लेकिन न्यूक्लियस का प्रोटॉन भी बढ़ गया और उतनी ही दूरी पे उसको दो आदमियों को खींचना है। तो देखो पहले मेरे पास पावर कम थी, समझे ना, एक आदमी खड़ा है और मुझे एक ही इंसान को खींचना है, लेकिन मुझे दो इंसान को खींचना है, बट मेरी पावर बढ़ा दी, तो मैं उन दोनों को तेजी से खींचूंगा ना, क्योंकि क्या बढ़ा दी? पावर बढ़ा दी। जैसे जैसे जा रहे हैं प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, बुझ में, तो इसको प्रोटॉन बढ़ने में क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर के द्वारा वही में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन applied by the nucleus on the outermost electron is known as effective nuclear charge। क्या बोलेंगे उसे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। तो अभी जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है उसके और में एक आंसर तो ये है, उसके और में दूसरा आंसर लिखो, और में है ना, लिखो along the period atomic radius decreases because effective nuclear charge increases, because effective nuclear charge increases along the period atomic radius decreases, because effective nuclear charge increases, full stop। अब नीचे ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो, डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हेडिंग डालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका सिंबल है Z इफेक्टिव, ZEFF। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन देखो भाई सब लोग, the force of attraction applied by the nucleus, the force of attraction applied by the nucleus on the outermost electron
on the outermost electron is known as effective nuclear charge. Is known as effective nuclear charge. जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी कम रेडियस. मतलब क्या, इन दोनों में कैसा रिलेशन है? सवाल, मजा आ गया. इनमें कौन सा रिलेशन बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. लिख लियो, क्या लिखेंगे? Z effective is inversely proportional to atomic radius. atomic radius. जब एक बढ़ता है और एक घटता है तो वहां आता है इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन. ये है कंक्लूजन. क्लियर है? मैम अभी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, इसीलिए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है. क्यों घट रही है? देखो, मुझे एक आदमी को खींचना है जो बिल्कुल मेरे पास में है, और एक वहां डोर पे है, तो किसको खींचना आसान है? जो बिल्कुल पास में है. जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस उसको उतनी आसानी से खींच ही नहीं पाएगा. समझ में आ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया तो बाकी सारी पिक्चर भी समझ में आ जाएगी. बोल में ना वापस आए. इतना क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक रेडियस. क्या बोलेंगे इसे? एटॉमिक रेडियस. क्लियर है? तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. अब ये फिगर और इन सब की आपको आवश्यकता नहीं है. वो इतना अब रिवाइज करोगे तो अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है थोड़ा सा स्पेस रखिए. फिगर बनाना हो आपको तो स्पेस रखिए. घर पे जब रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और तो लग रहा है कि भूल गए तो फिगर बनाओ. समझे? हालांकि ये सब फिगर से समझाने के लिए, इनका कोई रोल नहीं है. नाउ पुट अप अ हेडिंग आयोनिक रेडियस. नेक्स्ट टॉपिक आयोनिक रेडियस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोनिक रेडियस. आयंस क्या होते हैं? व्हाट आर आयंस? चार्ज कैरिंग स्पीशीज आर नोन एज आयंस. लिख लो भाई. चार्ज कैरिंग स्पीशीज. चार्ज कैरिंग CARRY ING. चार्ज कैरिंग एलिमेंट और स्पीशीज आर नोन एज आयंस. कितने टाइप के आयन होते हैं? कैटायन और एनायन. कैटायन क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है. एनायन क्या होता है? जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है. देख लो, देयर आर टू टाइप ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायन. कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव. कैटायन कब बनता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है. एनायन कब बनता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है. ठीक है? एग्जांपल, कैटायन का एग्जांपल Na+ Mg+2 Al+3, ये सब कैटायन के एग्जांपल है. एनायन के एग्जांपल Cl- O2-. आया समझ में? अरे भाई समझ में आ रही बात? Cl- O2- या और भी हो सकता है कुछ बताओ. आपके पास माइनस में Cl- O2- के बाद में और कोई नहीं, वहां पे माइनस ग्रुप में आता है F-. और इनमें भी क्या होता है? माइनस चार्ज. तो ये सब क्या है? एनायन. ये क्या है? कैटायन. अब लिखते हैं डेफिनेशन किसकी? आयोनिक रेडियस. वो सिंपल सी डेफिनेशन फटाफट. रेडियस ऑफ आयोनिक एटम, रेडियस ऑफ आयोनिक स्पीशीज. Radius of ionic species is known as ionic radius. Radius of ionic species is known as ionic radius. ठीक है, अब फटाफट नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Ionic radius of cation, ionic radius of cation is always less than, ionic radius of cation is always less than the
its original element. Ionic radius of any species, sorry cationic radius है ना, चलिए बाय ionic radius of any cation is always less than its original species, original element या original species. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, radius of anion, radius of anion is always greater than the original element. Radius of anion is always greater than the original element. अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आप खुद घर से निकल आओगे, सिर्फ यहाँ पे समझो. जैसे समझना भाई, मेरे पास Na भी है और मेरे पास Na+ भी है, और आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास दो एटम है, एक सोडियम है और एक Na+ है, बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा? Na बड़ा. अरे भाई Na में तो क्या करा, ये बड़ा क्यों है? क्योंकि Na+ में एक इलेक्ट्रॉन कम है ना. जब देखो ये रहा न्यूक्लियस और ये रही उसकी शेल, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इसके शेल, इसकी शेल में है 2 8 और एक, और इसमें कितने हैं 2 और N है ना, तो आखिरी वाला तो यही नहीं, तो इसकी रेडियस कितनी हुई, इतनी बड़ी हुई, और इसकी रेडियस कितनी हुई, इतनी सी हुई. तो कैटायन की रेडियस उसके खुद के एलिमेंट से छोटी हो जाती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, दे रहा है. इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है ना. कैटायन कब बनता है, इलेक्ट्रॉनों को देने से. और एनायन वो तो गिर जाता है, तो भाई ये रहा क्लोरीन और ये रहा Cl-. अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो उसमें क्या है 287 287 ऐसा लिख रहा है कि यहां से यहां तक रेडियस दिख रही है. अभी आप देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आने के बाद में 288 हो गया, तो ये तो सेम होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, न्यूक्लियस के खींचने की पावर नहीं बढ़ी ना. नहीं समझो, अभी समझो. ये जो न्यूक्लियस है इसको इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस. तो अभी इस न्यूक्लियस को 7 लोगों को खींचना है. मतलब यहां से मैंने 1 2 3 4 में से 7 लोगों, तो एक पर एक मुझे एक साथ क्या करना है, 7 पीपल्स को खींचना है. ठीक है, आ रहा है समझ में. अब मुझे एक साथ 8 लोगों को खींचना है, तो क्या होगा, सब थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे ना. रिजल्टेंट समझ में आया, क्योंकि मेरी पावर क्या हो गई, कम हो गई, तो एक आदमी के बढ़ जाने से उनकी दूरी बढ़ गई. अरे बात समझ में आ रही है. तो इसकी रेडियस क्या आती है, ज्यादा होती है. एनायन की रेडियस क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है. बात नहीं समझ में थी. तो रीजन आप खुद लिख के लाओगे ना. ठीक है, तो रीजन के लिए स्पेस छोड़ दो. मतलब रीजन मतलब क्वेश्चन बना के लिख लोगे, क्या लिखोगे, कैसे बनाओगे, why radius of cation is more than its element, why लगा दिया आगे. why radius of anion is हां cation की कम क्यों होती है और anion की ज्यादा क्यों होती है, ऐसा क्वेश्चन बनाना है और रीजन घर से लिखकर लाना है. अभी सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, कम से कम 1 लाख स्टार बनाना उस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया. जो भी दे रहा हूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा. लिखो क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन, ऐसा लिखो, सॉरी ऐसा, ऑल्दो से शुरू करो. ऑल्दो all the given species, all the given species have same number of electron, then arrange in decreasing order of radius. Arrange in decreasing order of radius. अब किस को अरेंज करना है, आप वो मैं आपको लिखवा देता हूँ. थोड़ा सा सोचना भी है आप लोगों को. एल्यूमिनियम +3 F- O2-
Na plus Mg+2 एग्जाम्पल काफी ठीक है। अब इन सबको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे ज्यादा रेडियस किसकी और सबसे कम किसकी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ आयंस तो है, कौन सा आयन? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन पढ़ाया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहीं पे ध्यान रखना है आपको, दूसरे चैप्टर में याद रहने चाहिए। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 पर 3 दे दिए, कितने बचे हैं? 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, एक लिया, 9 + 1 10, 8 + 2 10, 11 - 1 10, 12 - 2 10। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो सबकी रेडियस भी सेम हुई। अरे ऐसा होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं देता, ठीक है। रेडियस सेम जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। क्योंकि इस पॉइंट में क्या लगता है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो न्यूक्लियस से सबकी डिस्टेंस भी सेम होगी, बट ऐसा होता नहीं। वो कैसे है? हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रूल क्या है? देखो मैडम, चाहे इलेक्ट्रॉन सेम हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एनायन हमेशा केटायन से बड़ा होता है। और ये मैजिक रूल बता रहा हूँ, ये अपने माइंड में सेट कर लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जितना ज्यादा माइनस चार्ज उतनी बड़ी रेडियस, और जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना छोटा रेडियस। क्योंकि प्लस चार्ज मतलब दानवीर दे दिया, तो देने से क्या होगा? धन कम हो गया, तो लेने से क्या हो गया? धन। तो सबसे ज्यादा धन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी? फिर किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। फिर Na+, फिर Mg+2 और फिर तो सबसे छोटा कौन है? एल्यूमिनियम+3। सबसे छोटा कौन है? बात आई क्या समझ में? अरे आई क्या बात समझ में? तो दिस इज द क्वेश्चन का आंसर है ये ना। और रूल क्या है? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी रेडियस, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी रेडियस। ठीक है, इसका रूल है। अपने लैंग्वेज में लिख लोगे इसको, ये आंसर लिख लो, रूल लिख लो। नाउ put up next to be next periodic property, ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं IE से। मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? IE आयोनाइजेशन एनर्जी को IE से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो डेफिनेशन, the amount of energy required, the amount of energy required to remove, the amount of energy required to remove an outermost electron, to remove an outermost electron, to remove an outermost electron from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom is known as its ionization energy, is known as its ionization energy। इसकी यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, यूनिट किलो जूल पर मोल और किलो जूल पर एटम। ऐसा लिखना, पर मोल पर एटम दोनों होती है। इसकी यूनिट जो है वो किलो जूल, केजे पर मोल या फिर केजे पर एटम। अब इसको समझाएंगे कैसे, इसको समझेंगे। अभी हमने क्या बनाया? आयन बनाया, एल्यूमिनियम प्लस है ना, कैल्शियम, सोडियम, इन सब में। तो ये कैसे हुआ? इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाले ना, लेकिन निकाले कैसे? क्या इतना आसान है इलेक्ट्रॉनों को निकालना? उनमें किसी न्यूक्लियस, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या लगती है बेटा? एनर्जी लगती है। जैसे अभी आप जहाँ बैठे हो, क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हो,
लेकिन आपको कोई फ्रेंड आया और आपके फ्रेंड को आप में से किसी से मिलना है, तो क्या इतनी आसान है कि बस वो आएगा और आपको उठा के ले जाएगा? नहीं। पहले उसको एनर्जी खर्च करना पड़ेगी, मतलब क्या, परमिशन लेना होगी, ठीक है। यहीं बाहर ले जाना है तो नॉर्मल से परमिशन चाहिए, चलो 2 मिनट बात करना है तो सब आपको, लेकिन स्कूल के गेट के बाहर ले जाना है तो पूरा फॉर्मेट है, एप्लीकेशन और प्रोसेस, घर पे बात करो, तो कितना सारा एनर्जी लगेगा। मतलब किसी भी, जब एक स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकालने में इतनी परेशानी है तो एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो उसे गर्म करना होता है, उसे सप्लाई करना होता है, तब जाके क्या बनते हैं, आयन्स बनते हैं, मतलब एल्यूमिनियम, ये ना न्यूक्लियस। अभी ध्यान से देखो, ये फिगर समझाने के लिए होते सारे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम में इसका एग्जांपल लेता हूँ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 5। तो जब आपने इसको गर्म किया होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फिर और गर्म किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फिर गर्म किया, तीसरा, मतलब एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। जैसे जैसे हम इसको गर्म करते जाते हैं, एनर्जी सप्लाई करते जाते हैं, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ती है उसे वो क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे उसे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम ये वैल्यूज याद तो कर नहीं सकते क्योंकि डेटा होता है, जैसे 5000 जूल या 5000 किलो जूल फॉर सोडियम, ठीक है, 68287 फॉर मैग्नीशियम, 7834 फॉर द एल्यूमिनियम, 3492 फॉर द सीजियम, 1234 फॉर द फ्रांसियम। अब ऐसे इतना सारा डेटा अगर मैं आपको दे दूं हर एलिमेंट का, तो याद होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर कंपैरेटिव मिलता है कि इसके लिए लगभग इतनी लगेगी तो काम इजी हो जाएगा ना, काम क्या हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे उसको लिखेंगे और इसके केसेस को अलोंग द पीरियड भी इसको समझना है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे, नीचे एग्जांपल ले लो, Na सोडियम, सोडियम से क्या बनाया हमने, Na से क्या बन गया, Na प्लस, और उसके लिए जो एनर्जी देंगे उसको क्या बोलेंगे, I1। क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल, मतलब बाहर क्या निकल गया, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो Na से Na प्लस में जो लगी वो क्या लगी, आयनाइजेशन एनर्जी को यहाँ ऊपर एरो पे लिख दो। Na आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई के लिए क्या बन गया, आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। सोडियम से सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये एग्जांपल नीचे लिख दिया हमने जी, ठीक है बेटा, यस सर। तो डालो हेडिंग जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड पढ़ते हैं इसका, जनरल ट्रेंड फटाफट लिखिए जरा जनरल ट्रेंड में। सबसे पहले अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, जनरल ट्रेंड के अंदर अलोंग द ग्रुप पार्ट है ना, उसमें लिखो फटाफट। As we move down the group in any group of periodic table, as we move down the group in any group of periodic table, then ionization energy decreases. Ionization energy decreases. Ionization energy decreases. अभी रीजन अपन पढ़ेंगे है ना, फिर along the पीरियड। तो अलोंग द पीरियड अगर बात किया जाए, as we move left to right, as we move left to right in period of any periodic table, in any period of periodic table, in any period of periodic table, then generally ionization energy increases. Generally ionization energy increases. अब इसके पीछे रीजन ऐसा क्यों होता है, तो इसका रिलेशन एटॉमिक रेडियस से है। किससे बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी IE is inversely proportional to
एटॉमिक रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब क्या, जितनी ज्यादा रेडियस उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों? देखो अभी तुम यहाँ पढ़ रहे हो, जो क्लास में बैठा है, लेकिन एक बच्चा जो है वो कॉरिडोर में घूम रहा है, तो उससे मिलने के लिए किसी को कोई परमिशन की चाहिए जरूरत, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बाहर घूम ही रहा है ना, तो रैंडम घूम रहा है। बोझ में जो क्लास में पढ़ रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, उस स्टूडेंट को चलती क्लास से स्कूल से बाहर ले जाने में बहुत परेशानी होगी। लेकिन जो बच्चा क्लास में बैठा ही नहीं है, जो ऐसा फ्री घूम रहा है, उसको स्कूल से बाहर निकालना आसान है, उसको बाहर निकालना आसान है। तो देखो जो पढ़ रहा है मतलब वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में, मतलब टीचर के पास में है। वो जो बहुत दूर है वो टीचर से क्या बहुत दूर है, समझ में आया? तो जब इलेक्ट्रॉन, जिसकी जितनी बड़ी रेडियस होगी वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, उसको निकालना क्या है, बहुत आसान, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा है। देखो 3 आदमी मेरे से बंधे हुए हैं, एक रस्सी से भाई अनुभव बंधा हुआ है, वो यहीं पे है, मान लीजिए हमारा अमीर है, उसको बांध के रखा है, लेकिन वो गेट तक है। लेकिन एक को रस्सी से बांध के रखा है, वो रस्सी जो कहाँ तक जानी है, वो मेरी केमिस्ट्री लेके जाए, तो वहां तक तो मेरा प्रेशर ही नहीं पहुंच पा रहा होगा, मैं उसको खींच नहीं पाऊंगा, इतना दूर है वो। जब वो इतना दूर है तो क्या होगा, वो इजीली मूव कर सकता है ना, मतलब उसका रस्सी खोल के कोई ले भी जाए पता नहीं चलेगा। कुछ बातें समझ में आ रही है? तो जितना ज्यादा रेडियस उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, उतनी कम। तो दोनों रीजन समझ में आ गए? बात आई समझ में? अभी इसके कुछ थोड़े से कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस बाकी हैं, लेकिन पहले हम सारे ट्रेंड पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब आयनाइजेशन एनर्जी की बात हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसी में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डालिए, यानी मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यहाँ के ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट में लिखोगे मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या? मेटल। पूरी पीरियोडिक टेबल में, ध्यान रखना बेटा, पूरी पीरियोडिक टेबल में 80% मेटल है, बहुत कम नॉन मेटल है। और ये पॉइंट तो अपने कॉपी के टॉप पे लिखना, बहुत कम का पॉइंट है ना, बिल्कुल। पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 180, बट उनमें से सिर्फ 11 ही एलिमेंट गैसियस स्टेट में मिलते हैं। ओनली 11 एलिमेंट्स फाउंड इन गैस, मतलब जो गैस है तो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में मिलता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने? ओनली 11 एलिमेंट्स आर गैसियस इन नेचर। लेकिन अब मैंने एक फिगर तो मैंने लिखा दिया, आपको क्या करना है, उन 11 को फाइंड आउट करना है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, हीलियम, नियॉन, तो ऐसे कौन सी वो 11 गैस कौन सी है, 11 कौन सी है? जो मैंने नाम लिया उसमें से मैंने एक ऐसे एलिमेंट का भी नाम लिया है जो लिक्विड होता है, जो गैस दिखता है होता है, वो लिक्विड फाइंड आउट करना। ये अच्छा टास्क है ना, ये फाइंड आउट करेंगे वो कौन से है। अभी मेटालिक कैरेक्टर, तो मैंने क्या बोला कि देखो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन को हटा दो तो सब मेटल है। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है सब मेटल है। एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है ना सब मेटल है। नॉन मेटल है कहाँ? ई ब्लॉक। ई ब्लॉक। और पी ब्लॉक पूरा नॉन मेटल नहीं है, उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों हैं, इसलिए 70 to 80% क्या है, मेटल होते हैं। अब मेटल का मतलब क्या? मेटल होता क्या? 9th-10th में हमें टीचर सिखाते हैं कि मेटल का मतलब जो सोनोरस हो, ठीक है, जिसको मारने से लगे, ठीक है। हमारे दिमाग में मेटल का मतलब क्या होता है? जैसे ही किसी बच्चे से पूछो मेटल क्या है तो आयरन, उसके दिमाग में सबसे एग्जांपल क्या आता है? आयरन। लेकिन सोडियम भी एक मेटल है और वो इतना सॉफ्ट है उसको नाइफ से भी काट सकते हो, फिर वो मेटल कैसे हो गया? तो समझ में नहीं आता कि साइंटिस्टों की मेटल की डेफिनेशन क्या है। अब सोडियम को कहां से बजाओगे? क्या उसका गाना बजाओगे क्या? तो फिर वो मेटल कैसे हो गया? तो आज आप रियल डेफिनेशन पढ़ोगे मेटल की। किसी एलिमेंट को मेटल तब कहते हैं जब वो कैटायन बना सकता है, पहला।
जब वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। दूसरा, तीसरा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना अच्छा मेटल। मतलब सोडियम तो ठीक है, सोडियम की फैमिली में थोड़ा सा नीचे आओ, सोडियम परिवार में नीचे आएंगे तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सोडियम को तो नाइफ से काटना पड़ता है, समझ में। सीजियम को तो बस पानी में डाल दो तो मेल्ट हो जाता है, और पानी में डाल दोगे ना तो आग लग जाएगी उनमें। तो काला जादू जानते हो, ब्लैक मैजिक, मतलब कुछ बाबा लोग आते हैं चमत्कार करते हैं उनमें ना, तो वो बोलते हैं कि हाँ काला सा मैं सुपर ऐसा करके पानी में आग लगा देते हैं, वो ना। तो आग लगा दी पानी में, उठाना भी मुझे तो पानी में आग कैसे लगा देती है। तो क्या करते हैं देखो, उनकी ये जो रिंग पहन के रखते हैं ना, इस रिंग के अंदर वो पोटेशियम या फिर सीजियम का मेटल रख लेते हैं ड्राई, और वो बोलते हैं कि देखो भैया इसके अंदर बहुत घुस गया है। कैसे घुस गया? बोले अगर इसके अंदर बहुत होगा ना तो पानी में आग लग जाएगी। फिर उसके ऊपर से ऐसा हाथ फेरेंगे, फिर ऐसे पानी के ऊपर जाओ, पानी में ऐसे उंगली करके धीरे से उसका नॉब खोल देंगे। यहाँ पे नीचे नॉब बना होता है, नॉब जाते ही क्या हो जाएगा, सीजियम पानी में गिरेगा, गिरते ही पानी में क्या हो जाएगी, आग हो जाएगी। फिर लोग इसको धोना शुरू कर देंगे, क्यों? इसके अंदर क्या है, तो इन दिस वे में क्या हो जाएगा। आनी बात समझ में ना, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है भाई। तो मेटल की डेफिनेशन क्या है? विच कैन इजीली गिव इलेक्ट्रॉन, विच कैन फॉर्म कैटायन, विच कैन इजीली गिव इलेक्ट्रॉन, विच कैन फॉर्म कैटायन एंड विच हैव वेरी वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी। और पूरी पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के ग्रुप 1 ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी है, और सबसे कम उसमें भी किसकी है, फ्रांशियम की, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, फ्रांशियम है। तो क्या होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी ना, मुझे ही नहीं हो। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर देखो ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटता है। तो आप खुद ही सोच लो ऐसा क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होती है। रेडियस कम, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मेटालिक कैरेक्टर कम। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। बोलते ही नहीं हो, मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम मेटालिक कैरेक्टर। अरे बोलो भाई। अभी मैं चाहूं तो मेटालिक कैरेक्टर को रेडियस से भी रिलेशन बना सकता हूं, बात तो एक ही है। मैं आई की जगह पर रख दूं, जितनी ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। रेडियस अरे क्या, लेकिन अब लिखना कैसे है? ऐसा नहीं कि एकदम रैंडम लिख लिया, मैंने बोला आपने ऐसा लिख लिया। सबसे पहले मेटल की 3 डेफिनेशन लिखना है। अभी सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है भाई, है ना, ये सब घर में करना है। मेटल की 3 डेफिनेशन बताइए, अब वापस रिपीट नहीं करूंगा, वो डेफिनेशन। फिर जनरल ट्रेंड, फिर क्या आएगा, जैसा लिखते हैं ना वैसे ही डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद जनरल ट्रेंड क्या है, वो रिपीट कर रहा हूं। अलोंग द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, व्हाइल अलोंग द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, अब उसके पीछे बाद रीजन, तो रीजन में ये 2 आएंगी। मैंने डायरेक्ट रीजन लिखवाया और ऊपर वाला सारा आपके पास में है। कोई बात समझ में आई? भाषा समझ में आ रही है? बोलिए। तो पहले इसको लिख लो, फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। नंबर हेडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो नॉन मेटालिक वाला पोर्शन है ना, वो तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका एक्चुअल जो संबंध है वो कोवेलेंट बॉन्ड से है। किससे रिलेशन है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड से। तो मेरे ख्याल से 9th 10th में थोड़ा बहुत तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एलिमेंट बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों के एक्सचेंज से, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया
क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Na+Cl- कौन सा बॉन्ड बन गया? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? आयनिक बॉन्ड। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ही वांट्स टू कंप्लीट एन ऑक्टेट। लेकिन हाइड्रोजन दे कैसे? उसके पास है तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? एग्रीमेंट कि तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करने। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, समझ में? तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन कितना है? इतना सा है, छोटा सा। क्लोरीन और आनी क्लोरीन अपनी केमिस्ट्री बड़ी है। तो क्या वो बॉन्ड तो बना लिया, एग्रीमेंट साइन कर दिया, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, ये हो गया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? वो क्लोरीन ने गद्दारी करी, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। कैसे हो गया ये? मतलब अजीब घटना थी। क्या हुआ? क्लोरीन ने इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया। यहां से देना, इसके बाहर नहीं आए। अगर इससे बाहर बना दोगे तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, दोनों के बीच में एग्जैक्ट बीच में थे 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। ठीक है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन को बनाना मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। मतलब शुरुआत में फिगर ऐसा था, आफ्टर सम टाइम यहां लिख देता हूं, कुछ देर बाद क्या हुआ? गद्दारी हो गई। ठीक है, अभी क्रांति आई 1857। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में होने थे वो दोनों यहां पहुंच गए। जैसे यहां गए, अब एग्रीमेंट के अगेंस्ट काम हो गया, इन्होंने अपनी तरफ खिसका लिया। तो हाइड्रोजन ने अपने ऊपर क्या लगा लिया? प्लस चार्ज। और क्लोरीन ने अपने ऊपर क्या लगा लिया? मतलब हाइड्रोजन ने मार्केट में ऐसा बोला कि अरे इसने छीने नहीं है, मैंने दिए हैं। तो थोड़ा सा समझ रहा हूं, मैंने क्या करे? दिए, थोड़े से दिए, क्लोरीन ने लिए थोड़े इस तरह से। तो ये देखो, क्लोरीन ने क्या करा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया। इस टेंडेंसी को, इस हरकत को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एलिमेंट की शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू शिफ्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है, एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इसका जो नॉन मेटेलिक वाला पोर्शन है वो आप आराम से लिख लो। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो। द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू शिफ्ट शेयर्ड paired electron towards itself is known as electronegativity. Electronegativity. फटाफट लिख लो। Along the period electronegativity increases. Along the period electronegativity increases. Along the group electronegativity decreases. ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। ठीक है, और उसके नीचे रीजन में लिख लो, और में इसको अब नॉन मेटेलिक की टर्म में लिखेंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर is directly proportional to ionization energy. जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक। इसीलिए देखो सारे नॉन मेटल कहाँ मिलते हैं? पी ब्लॉक में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किनकी है? पी ब्लॉक की। लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना। यस, इसलिए सारे नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में यहीं पे है। ऐसा तो ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। सिर्फ
5 से 7 मिनट 8 मिनट का बचा है, यानी केमिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, वो हम देखेंगे। थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा। तो आने वाले सेशन में थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे क्लासेस अच्छे से अटेंड करें, कोई भी एब्सेंट ना हो, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? पूरा रिटर्न करना है, इसको नोट डाउन करना है।